प्यारे बच्चों, नमस्कार। 12th फिजिक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि कूलाम का नियम क्या है, तो उसी को रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, तो कूलाम का नियम क्या है ये आप जानते हो, पिछले वीडियो में बता रखा हूँ। क्या होता है कूलाम का नियम? कूलाम का नियम स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगता है, जिसमें क्या होता है, उनके दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह बल उन आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है, और यह नियम कब लगता है? स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगता है। मतलब आवेश क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए, गतिशील नहीं होना चाहिए इनके बीच। और ठीक है, और क्या होना चाहिए? बिंदु आवेशों के बीच लगता है। ओके, अब इसमें हम क्या किए थे? दोनों को मिला करके लिखे थे। इनका जो दोनों रूल है उनको मिला करके लिखे थे। तो हमको क्या मिला था कि एफ अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर, और F इज इक्वल टू K इंटू Q1 अपान Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर, जहाँ K एक अनुपातिक नियतांक है जिनका मान दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। ओके, तो अब इसमें हम आगे देखते हैं कि इनका जो K का मान है क्या क्या होता है। तो SI मात्रक में क्या होता है? SI मात्रकों में, तो SI मात्रकों में देखते हैं। SI मात्रकों में जब यदि आवेशों के बीच का माध्यम निर्वात या वायु हो, निर्वात या वायु हो, तो K इज इक्वल टू क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ये जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता होता है। जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या होता है? मतलब जो दो आवेश रखे रहते हैं, इनके बीच में जो तो उनकी जो आकर्षण क्षमता है उनको कम करता है, उसको हम बोलते हैं विद्युतशीलता है ये। तो देखो अब क्या हो जाएगा? अतः निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा? अतः निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है। इस इक्वेशन से देखेंगे, ये जो F ये मिला है, इसको जब मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ओके, तो इसमें रखेंगे K का वैल्यू, तो क्या मिल जाएगा हमको? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, इसको चाहो तो इक्वेशन सेकंड दे देते हैं। ओके, अब किंतु एप्सिलॉन नॉट का मान क्या मिला है? किंतु एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या लिया गया है? किंतु एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 8.854 इंटू 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये होता है, राइट। अब इसलिए जिसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाता है? 1/4 इंटू पाई का वैल्यू क्या होता है? 3.14 इंटू 8.854 इंटू 10 की पावर -12, ये किसका वैल्यू है? एप्सिलॉन नॉट का है। जब इसको सॉल्व किया तो मिलता है हमको 8.9875 इंटू 10 की पावर 9 हो जाता है। मीन्स इसको लगभग अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं, ऐसा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, तो 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन। देखो अब ये रिवर्स हो जाएगा, तो कि न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम हो जाएगा, क्योंकि देखो ये क्या था? कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर यहाँ नीचे में रख रहे हैं, ये रिवर्स होगा तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसका मात्रक है और ये रिवर्स हो जाएगा।
ओके, तो ये हो गया। तो f, इसलिए f का मान हमको क्या मिल जाएगा, अब इक्वेशन 2 में इन वैल्यू को रखेंगे तो f का वैल्यू हमको मिल जाएगा 9 इंटू 10⁹ Q1 इंटू Q2 अपान r का स्क्वायर। तो ये हो गया दो आवेशों के बीच लगने वाला बल का मान, जब माध्यम कैसा हो, निर्वात या वायु हो। अब दूसरा कंडीशन देखते हैं कि वायु या निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम हो। ठीक है, यदि वायु या निर्वात के अलावा कोई दूसरा माध्यम हो तो इस स्थिति में क्या रखेंगे, जो k का वैल्यू है, k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, तो ये एप्सिलॉन रखा जाता है, जहाँ एप्सिलॉन माध्यम की निरपेक्षशीलता कहलाता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता कहलाता है। ओके, अब तो फिर क्या मिल जाएगा हमको, जो F दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r का स्क्वायर, ये मिल जाएगा। ओके, किंतु एप्सिलॉन का वैल्यू, ठीक है, जब किंतु एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या मिल जाता है हमको, एप्सिलॉन नॉट के। ठीक, इसको जो हम पहले के लिए है इसको स्मॉल के लेना, और इस वाले को क्या लेना, कैपिटल के लेना। ये जो पहले के ले रहे थे वो क्या है, स्मॉल के, और इसको क्या लेना, कैपिटल के लेना। ओके, चलो मैं नोटेशन इसका थोड़ा चेंज कर दे तो ऐसा के लिखूंगा, अब स्मॉल के लिखना रहेगा तो। ओके, चलो तो अब क्या रखते हैं, इस एप्सिलॉन का वैल्यू यहाँ रख देते हैं एफ में, तो क्या मिल जाएगा हमें, कैपिटल के। तो कैपिटल के को हम क्या बोलते हैं, जहाँ कैपिटल के को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, माध्यम की परावैद्युतांक। इसका भी डेफिनेशन देखेंगे आगे। तो इसलिए f का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 1/4 पाई, अब एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा, कैपिटल के, इंटू Q1 इंटू Q2 अपान r का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, कब, जब अगर कोई माध्यम क्या हो, निर्वात या वायु के अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम हो, तब हमको f की जब आवश्यकता होगा तब हम इसको लेंगे, और निर्वात या वायु होगा तो पिछला जो बताया हूँ उनको लेंगे। अब देखिए परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक या इसी को क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी, आपेक्षिक विद्युतशीलता। तो देखो अभी हम निकाले हैं कि निर्वात या वायु के बीच दो आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। ये कब, निर्वात के लिए, निर्वात या वायु के लिए। और दूसरा हम निकाले थे, मान लो ये F1 है, ठीक है, F, और दूसरा निकाले हैं कि F2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q1 Q2 अपान r का स्क्वायर, ये मिला। ये कब था कि वायु या निर्वात के अतिरिक्त, वायु या निर्वात के अतिरिक्त कोई दूसरा माध्यम हो, कोई दूसरा माध्यम हो। ठीक है, तो चलो इसको ना लिख के अभी हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन लिखते हैं, एप्सिलॉन। ओके, वायु निर्वात के लिए एप्सिलॉन लेते हैं, तो एप्सिलॉन लेंगे। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, F1 अपान F2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन। ओके, F1 अपान F2 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो एप्सिलॉन नॉट अपान
इसको डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। ओके, ये एप्सिलॉन नॉट नीचे आएगा, है ना, क्योंकि ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिवर्स होकर ऊपर जाएगा, तो एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो एप्सिलॉन अपन एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। मतलब क्या बोलते हैं, डेफिनेशन जब परावैद्युतांक की देंगे तो माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता माध्यम की विद्युतशीलता मतलब एप्सिलॉन, और निर्वात या वायु की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। तो जब भी कभी निर्वात वगैरह रखा मतलब एप्सिलॉन नॉट लेना है, मतलब ये एप्सिलॉन जीरो मतलब कुछ नहीं है। ओके, ये तो विद्युतशीलता के अनुपात को परावैद्युतांक या उस माध्यम की आपेक्षिक विद्युतशीलता कहते हैं। ये है, ठीक है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल के से प्रदर्शित करते हैं। कैसे प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या मिल जाएगा हमको, कैपिटल के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमको मिल जाता है मतलब क्या रखते हैं, F1 अपान F2 इज इक्वल टू के लिए। तो यहाँ से हमको मिल जाता है जैसे अगर एप्सिलॉन का वैल्यू चाहिए तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू कैपिटल के एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक जो कैपिटल के है, ये हमारा परावैद्युतांक कहलाता है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करते हैं, पानी का परावैद्युतांक 80 है, इसकी विद्युतशीलता कितनी होगी। देखिए, इसका सोल्यूशन निकालते हैं। पानी का परावैद्युतांक 80 हमको गिवन है, परावैद्युतांक गिवन है मतलब दिया है हमको क्या कि कैपिटल के इज इक्वल टू 80, इसकी विद्युतशीलता कितनी होगी ये बोल रहे हैं हमको। तो हम जानते हैं एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर ये होता है। ये हम जानते हैं, इसका स्क्वायर है ना, ये किसका है, एप्सिलॉन नॉट का। तो हमको किसका निकालना है, इसकी विद्युतशीलता। तो विद्युतशीलता निकालना है तो एप्सिलॉन का वैल्यू निकालना है। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या होता है, ये के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो कैपिटल के इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो कैपिटल के का वैल्यू कितना है 80 और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 8.854 गुणे 10⁻⁻12 ये है। अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए ये वाला एक जीरो इससे है तो एक जीरो इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए इनको क्या करते हैं, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौक 32 की 2 हासिल लाए 3, 8 पंचे 40, 40 3 43 की 3 हासिल 4 और 8 अट्ठे 64, 64 और 4 68 की 8 हासिल 6, 8 अट्ठे 64 और 64 और 6 70 हो जाएगा ये। और एक जीरो ये लगा है तो ये जीरो लग जाएगा। ओके, तो और डेसिमल 1 2 3, 3 के बाद 1 2 3 के बाद क्या लगा लेंगे, दशमलव गुणित 10⁻⁻12। अब दशमलव हम यहाँ लेके आना चाह रहे हैं, 7 दशमलव लिखना चाहते हैं तो 7.0832 ये लिखना चाहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसकी जो पावर है -2 है, क्या हो जाएगा 2 कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा। 10 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
इसके, क्योंकि 2 स्थान अगर हम इधर खिसकाते हैं तो ये पावर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या किए हैं, 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, तब ये इधर आगे बढ़ा है, इधर डेसिमल खिसका है, तो ये हो जाएगा, अगर 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, 100 से क्या किया, डिवाइड किया है, तब ये इधर खिसका है, तो 100 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो देखो, अगर वापस हम इसको लेके आना चाहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई ऊपर में और डिवाइड करेंगे तो वापस हमको ये मिल जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा 7.08 गुणित 10⁻−10 कूलाम इसके, और ये क्या हो गया, इसकी विद्युतशीलता हो गया। अब देखते हैं एकांक आवेश। एकांक आवेश क्या होता है, यूनिट चार्ज। एकांक आवेश यूनिट चार्ज। तो एसआई पद्धति में हम देखें, एसआई मात्रक में दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल क्या होता है, F = 9 × 10⁹ गुणित Q1 × Q2/r² न्यूटन, ये होता है। ओके, अब यदि हम क्या करते हैं, इस फार्मूले में यदि F = 9 × 10⁹ ये ले ले, और Q1 और Q2 दोनों को समान परिमाण का आवेश ले लेते हैं Q, तथा अगर R = 1 लेंगे तब क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, तो F का वैल्यू कितना है, 9 × 10⁹ = 9 × 10⁹, और Q1 और Q2 को क्या लेना है, Q ले लेना है, तो Q × Q और अपान कितना, R = 1 लेंगे तो 1 मिल जाएगा, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिला, Q² = 1 मीन्स Q यहाँ से क्या मिल जाएगा, Q ±1 ये मिल जाएगा। मीन्स क्या हो रहा है, यदि समान परिमाण के हम क्या ले रहे हैं, दो सजाती आवेश, है ना, तो यदि हम बोल सकते हैं, अतः यदि समान परिमाण के दो सजाती आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर रखे हो, निर्वात या वायु में 1 मीटर, R = 1, 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। मतलब इसकी डेफिनेशन आप यही बोलोगे कि यदि समान परिमाण के दो सजाती आवेश निर्वात या वायु में 1 मीटर की दूरी पर स्थित होने पर एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करे तो प्रत्येक आवेश एकांक आवेश कहलाता है। ऐसा आपको बोलना है इनका किसका, एकांक आवेश का डेफिनेशन। देखिए, अब देखते हैं विद्युत क्षेत्र की अवधारणा या कॉन्सेप्ट। विद्युत क्षेत्र की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र की अवधारणा क्या है। तो देखिए, जब आप देखे होंगे कि जैसे दो चुंबक हैं, दो चुंबक, मान लो 2 चुंबक ले लेते हैं, ये 2 चुंबक को हम क्या करते हैं, मतलब ये दोनों कुछ डिस्टेंस पर रहते हैं, दोनों कुछ डिस्टेंस पर रहते हैं ऐसा। अब उसको हम क्या करते हैं, पास लेके आते जाते हैं, तो एक चुंबक को ऐसे इसके पास लेके आते हैं, तो एक टाइम ऐसा आता है कि ये क्या कर लेता है, अपने और इसको आकर्षित कर लेता है ना। तो इसका मतलब एक एरिया रहेगा, इसका एक एरिया रहेगा, वहाँ तक क्या कर सकता है, ये उस दूसरे चुंबक को क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकता है ना। इसका लिमिटेशन रहेगा, मान लो यहाँ तक ये इसका लिमिटेशन है, यहाँ ये चुंबक को हम अगर यहाँ रख देंगे तो ये अपने और इसको क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा। और ठीक है, जैसे इस क्षेत्र से बाहर जाता है तो ये आकर्षित नहीं कर पाता है। तो इसी के बेस पर बना है कि जब किसी विद्युत आवेश को हम क्या करते हैं, मुक्त आकाश में रखते हैं, तो यह अपने चारों ओर विद्युत का आवरण, विद्युत पर्यावरण उत्पन्न कर लेता है। जहाँ तक वह अपना प्रभाव प्रदर्शित कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र। मतलब उसका एक एरिया रहेगा, उस एरिया तक क्या करेगा, वो अपने और क्या कर सकते हैं, दूसरे जो वस्तु है उनको क्या कर सकते हैं, आकर्षित कर सकते हैं। उन्हीं एरिया को, उन चारों
ओर को क्या बोलेंगे, जैसे इसका ऐसा ऐसा बॉर्डर रहेगा, यहाँ तक इसका एरिया रहेगा, तो यहाँ तक आप कुछ भी दूसरा वस्तु रखोगे चुंबकीय, जैसे इसमें चुंबक के लिए, तो चुंबकीय वस्तु को क्या कर लेगा, इस एरिया में हम रखेंगे तो क्या करेगा, वो आकर्षित कर लेगा। तो इसी प्रकार विद्युत के लिए विद्युत आवेश को हम रखते हैं, तो दूसरे विद्युत आवेश को जब हम इसके पास रखते हैं, ठीक है, तो क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। तो चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक इसका प्रभाव रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। तो इसको डेफिनेशन में चाहो तो आप लिख सकते हो कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकता है, उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है। मतलब क्या होता है कि किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक, ठीक है, चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वह अन्य आवेश पर स्थिर विद्युत बल लगा सकते हैं, मतलब उसका एरिया रहेगा, वहाँ तक वो उसको आकर्षित करके या प्रतिकर्षित कर सकता है, ठीक है, तो उसका क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जब हमें विद्युत क्षेत्र की माप करना होता है तो क्या करते हैं, जैसे कि कोई आवेश है, ये क्यू आवेश है, इसका एक एरिया रहेगा विद्युत क्षेत्र, इसका विद्युत क्षेत्र रहेगा, तो इस पर एक क्या लेते हैं, परीक्षण आवेश रखते हैं, इस पर एक परीक्षण आवेश को रख देते हैं। तो क्या होता है, जैसे इस पर एक मान लो परीक्षण आवेश यहाँ रख दिए Q0, एक परीक्षण आवेश करेंगे तो ये क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, ये परीक्षण आवेश बल का अनुभव करेगा। क्यों, क्योंकि इसको क्या करेगा, ये आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, है ना, क्योंकि ये Q0 को हमेशा क्या लेना है, हमको धन आवेश लेना है, धन आवेश लिया जाता है। Q0 क्या होता है, इसको हम बोलते हैं परीक्षण आवेश बोलते हैं, परीक्षण आवेश। और ये हमारा को क्या कहलाएगा, स्रोत आवेश, क्योंकि ये मेन है तो ये होता है स्रोत आवेश, क्योंकि हम इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं, ये स्रोत आवेश कहलाएगा। ये परीक्षण आवेश क्या होता है कि उस आवेश को हम परीक्षण आवेश कहते हैं जो क्या करता है, एक बल का अनुभव करता है, और ये परीक्षण आवेश इस स्रोत आवेश से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, ठीक है, इसीलिए Q0 लगा है। Q0 या Q0 का मतलब इस पर आवेश थोड़ा रहेगा, क्योंकि अगर हम इससे ज़्यादा आवेश इस परीक्षण आवेश पर रहेगा तो क्या करेगा, इस स्रोत को ही डिस्टर्ब कर देगा, इसको ही प्रतिकर्षित कर देगा। जैसे कि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, ठीक है, तो अगर ये परीक्षण आवेश को हम इससे कहीं ज़्यादा ले लेंगे, ज़्यादा आवेश वाला या समान ले लेंगे तो क्या कर देगा, ये इसको प्रतिकर्षित कर देगा। तो इसलिए परीक्षण आवेश में क्या रहेगा, एकदम कम आवेश रहना चाहिए जो इस स्रोत को क्या करे, प्रभावित न करे, है ना। तो परीक्षण आवेश एकदम छोटा होना चाहिए जो कि स्रोत आवेश पर कोई प्रभाव न डाले, है ना। तो जब इस आवेश के क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में रख देते हैं, ठीक है, तब क्या होता है, ये एक बल का अनुभव करता है। तो विद्युत क्षेत्र के भिन्न भिन्न बिंदु पर, जैसे यहाँ अलग अलग बिंदु पर रखेंगे तो अलग अलग बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान क्या होगा, अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा। तो बल की दिशा भी क्या होगी, भिन्न भिन्न होगा। तो किंतु हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की माप करना है। तो विद्युत क्षेत्र की माप करने के लिए एक स्वतंत्र एकांक आवेश की क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। उस एकांक आवेश को और क्या लेते हैं, हम धन आवेश लेते हैं। तो धन आवेश पर जो बल लगता है, इसी जैसे परीक्षण आवेश Q0 लिए, तो इस पर जो बल लगेगा एकांक आवेश की कल्पना करते हैं। मीन्स जैसे ऐसा बोल सकते हैं कि Q0 पर F बल लगता है, तो ठीक Q0 पर F बल लगता है, तो एक अगर लेंगे, एकांक लेंगे, तो F अपान क्या हो जाएगा, Q0 हो जाए, Q एप्सिलॉन हो जाएगा, Q0 हो गया। मतलब एक Q0 पर F बल लगता है, तो एकांक के लिए क्या होगा, एकांक आवेश के लिए F अपान Q0 हो जाएगा। तो इसी F अपान Q0 को हम क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। तो एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोला जाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि एकांक आवेश
पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इसकी जो माप करते हैं उसको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, मतलब इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे और परिभाषित कर सकते हो कि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल और परीक्षण आवेश के मान के अनुपात के बराबर होता है। मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है कि विद्युत क्षेत्र क्या कर रहे हैं, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र उस बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल, तो और परीक्षण आवेश हमेशा क्या रहेगा, धन आवेश होता है। परीक्षण आवेश हमेशा धनात्मक लिया जाता है। ओके, तो ये हो गया एकांक आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यह कैसी राशि है, सदिश राशि है। इसकी दिशा वही होगी जो एकांक धन आवेश पर बल लगता है। ठीक है, तो जो परीक्षण आवेश लेंगे उसी के दिशा में लगेगा। ठीक है, तो यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी सदिश राशि है, क्योंकि बल सदिश राशि है तो इसके ऊपर डिपेंड है, तो यह भी क्या हो जाएगा, सदिश राशि हो गया। इसकी दिशा कैसी होगी, एकांक धन आवेश पर जिधर बल लगेगा वही इसका क्या हो जाएगा, परीक्षण आवेश क्या हो जाएगा, उनका दिशा हो जाएगा। इनका मात्रक देखेंगे, अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक या विद्युत क्षेत्र के मात्रक E बराबर F/Q0 लिए, तो E F का क्या होता है, इसका मात्रक F का न्यूटन होता है और Q0 आवेश का क्या होता है, कूलाम होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो SI पद्धति में विद्युत क्षेत्र का मात्रक या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों बोल सकते हो। विद्युत क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा, या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम, ये हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर विमी सूत्र निकालना चाहे तो विमी सूत्र निकाल सकते हैं। विमी सूत्र, तो विमी सूत्र क्या होता है, विमी सूत्र इनका विमी सूत्र जैसे F का विमी सूत्र है, तो विमी सूत्र के लिए E का विमी सूत्र, E का विमी सूत्र, F का विमी सूत्र क्या होता है, न्यूटन का बल का है ना, बल या बल का विमी सूत्र क्या होता है, mL/T⁻², ये हो गया। और इसका आवेश का, तो आवेश का क्या होता है, A/T होता है। ये A मतलब एम्पियर और T मतलब समय के लिए। तो इसको जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, mL/T⁻3, क्योंकि T ऊपर जाएगा तो -1 और ऐड हो जाएगा, तो T⁻3 और A⁻1। तो ये क्या हो गया, इनका विमी सूत्र, किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमी सूत्र हो गया। इस वीडियो में हम देखेंगे बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात किया जाता है, जो कि इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।